आप सब लोग वेलकम टू मोबीशाला स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। देखिए आज हम आए हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल का पहला चैप्टर लेके। बेसिकली अब हम सीक्वेंस से एक सिलेबस वाइज चलेंगे, एक शेड्यूल वाइज चलेंगे। ये 100% श्योर है। जैसे मैंने आपको सिलेबस का जब एक्सप्लेनेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर साइकोलॉजी का वीडियो डाला तो उसमें मैंने आपसे पहले बताया है कि एनसीईआरटी बेस है इसका और 11th-12th एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो मैं जानता हूँ देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स हु कंसिडर्ड एज लेजी काउ, वो खुद नहीं पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं कि आप लोग खुद मत पढ़िए, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो साइकोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 1 का पार्ट 1 ये है, व्हाट इज साइकोलॉजी। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे जैसे इंट्रोडक्शन, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, साइकोलॉजी एज अ नेचर साइंस। सो कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी। आपको इंट्रोडक्शन के बाद भी मैंने कुछ वीडियोस में बताया है, साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस या स्टडी। तो यहाँ पर क्या हो गया, द स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। फिर धीरे धीरे इसको बदला गया आगे और इसमें एडवांसमेंट आया तो सोल की जगह हो गया स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। जब आप लर्निंग चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें चीज़ें आएंगी, मेमोरी पढ़ोगे उसमें आएंगी। तो उन सारे चैप्टर्स में भी ये चीज़ें बताई गई कि वैसे क्या से हुआ, कैसे हम माइंड से फिर बिहेवियर पे गए, तो वो सारी चीज़ें हुई। बट धीरे धीरे साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ हम लोग बढ़ते रहे। फिर हमने ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बता दें, डेट साइकोलॉजी जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पहली चीज़ें समझनी है कि साइकोलॉजी इज़ रियली द स्टडी ऑफ बिहेवियर। एंड ये बिहेवियर जो है ये इन अ सिंगल डे ट्रांसफॉर्म नहीं होता। आपका बिहेवियर भी एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। भाई कुछ को गुड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो उसका बिहेवियर पॉजिटिव होता है, कुछ को बैड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं तो उसका बिहेवियर नेगेटिव होता है। इंसान सेम होता है, एक्सपीरियंसेस उसके बिहेवियर को बदलते रहते हैं। और हर एक इंसान की आइडियोलॉजी, थिंकिंग, परसेप्शन, रेयरिंग, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड फैमिली एटमॉस्फेयर सब अलग अलग होता है, तो उसके एक्सपीरियंस भी वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होगा किसी पर्टिकुलर सिनेरियो पे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर आप किसी से पूछो व्हाट डू यू मीन बाय सिविल सर्विसेज, तो कई लोग बोलेंगे सिविल सर्विसेज इज़ अ वेरी टफ टास्क एंड माई पेरेंट्स नेवर अलाउ मी टू डू सो, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। एक बंदा कहेगा कि भाई सिविल सर्विसेज बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई प्रेफर टू क्रैक दिस एग्जाम। एक बंदा कहेगा कि भाई आई प्रिपेयर्ड फॉर 10 years बट आई एम नॉट केपेबल टू क्रैक दैट, सो दैट इज़ द हार्डेस्ट एग्जाम सो एवर आई सीन। तो देखिए सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, उनका बिहेवियर, किसी का बहुत पॉजिटिव बिहेवियर है, सिविल सर्विस इज नथिंग आई कैन क्रैक इन अ ईयर। तो ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको डे 1 से कोई ऐसा मिल गया जो 10 साल से तैयारी कर रहा है और वो आपसे कहता है कि भाई देखिए प्रिपरेशन बहुत ईजी नहीं है, बहुत टफ है, और एक ऐसा बंदा मिला जो 14 मंथ्स में आईएएस क्रैक कर चुका है, तो वो कहेगा एक सिस्टमेटिक मेथड में अगर आप चलेंगे तो आप पेपर क्रैक कर लेंगे। तो अब ये क्या है, ये बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस दोनों को ध्यान रखता है। इसके बाद नेचुरली देयरफॉर मेथड रिक्वायर्ड टू स्टडी देम वेरी ग्रेटफुल डिपेंडिंग ऑन द फिनोमिनन वन वांट्स टू स्टडी। कौन सा फिनोमिनन आप पढ़ना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। भाई पैरासाइकोलॉजी पढ़ने का तरीका अलग है, बिहेवियरिस्टिक पढ़ने का अलग है, कॉग्निटिव साइंस पढ़ने का अलग है। तो यहाँ पर कई तरीके के डिफरेंट डिसिप्लिन है, उनको पढ़ने का आपका तरीका अलग है। आर डिसिप्लिन इज डिफाइंड बोथ इन टर्म ऑफ व्हाट इट स्टडीज एंड हाउ इट स्टडीज। भाई जो डिसिप्लिन है उसमें ये बताया जाएगा भाई कैसे आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। जैसे आप लाइफ आफ्टर बर्थ पैरासाइकोलॉजी पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ ह्यूमन बिहेवियर से ज़्यादा आप अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करेंगे, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस में वो वियर्ड चीज़ ढूंढेंगे जो उसने अभी तक ऑब्जर्व नहीं की हो, तो वो एक अलग आइडियोलॉजी हो जाएगी। आप बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में जाएंगे तो उसके बिहेवियर के अल्टरेशन चेंजेस पढ़ेंगे। आप कंडीशनिंग में जाएंगे तो उसके बिहेवियर को चेंज करके उसके लर्निंग प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हर एक फील्ड बिल्कुल अलग है। कीपिंग दिस व्यू साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज द साइंस। जाहिर सी बात है अगर आप किसी के बिहेवियर को साइंटिफिक मेथड के थ्रू अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो साइंस के पास है। क्योंकि हम मेंटल प्रोसेसेस पढ़ते हैं, आपका दिमाग कैसे काम करता है, एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं और उससे बिहेवियर में क्या डिफरेंस आता है, उन सारे कॉन्टेक्स्ट को हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं। इन डूइंग सो, इतने करते हुए, इट्स यूज मेथड ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेस टू ऑब्टेन डेटा सिस्टमेटिकली। डेटा सिस्टमेटिकली लेना मतलब साइंस, और दूसरी चीज बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस दोनों इसमें जोड़ी गई है, तो इसके मेथड यूज यहाँ पे किए जाते हैं। इट मेक्स सेंस ऑफ दीज डेटा सो दैट दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज नॉलेज। तो कह रहे भाई इन सारे डेटा को ऐसे यूज़ किया जाता है कि इनको ऑर्गेनाइज किया जाए और इससे चीज़ें सीखी जाए। भाई हमारा ब्रेन भी एक काम सिंपल सा करता है, हमारा बिहेवियर भी हमें एक्सपीरियंसेस देता है,
तो हर एक बंदा पॉजिटिव होता है चीज़ों के लिए। जैसे कुछ लोगों को मैथ्स नहीं आती, मेंटल प्रोसेसिंग वीक होती है, रीज़न उनके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि उनको चीज़ों में मैथ्स नहीं दिखाई देती, उनकी आइडियोलॉजी में मैथ्स बहुत दूर दूर तक है। भाई अगर आप मेरी बात करें, आई एम वेरी फोबिक टू मैथ्स इवन टुडे, तो ऐसा थोड़े ना है कि भाई मेरा मेंटल प्रोसेस बहुत वीक है, मेरा मेंटल प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। मैं इमेजिन अच्छा कर सकता हूँ, मैं लिख अच्छा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं चीज़ें पढ़ सकता हूँ, तो मेंटल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विंग्स हैं जो मुझे फोबिक हैं, तो वो हमेशा फोबिक रहेंगे, तो इन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है मेंटल प्रोसेस, क्या होता है एक्सपीरियंसेस, क्या होता है बिहेवियर। व्हेन वी से एक्सपीरियंसेस are internal to experiencing person, we refer the state of consciousness or awareness or a mental process। भाई जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं इंटरनली और अब दिमाग के सामने होती है, मेंटल प्रोसेस होती है। जैसे हम कोई भी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और या किसी को हम याद करते हैं, तो हम मेंटल प्रोसेसिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन उसे रिफ्लेक्ट करने लगता है। जैसे आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस बॉडमेस और सब आपके सामने खुलने लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम है ना, और टिग्नोमेट्रीज, जिमेट्री, वो सब चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी। इसके बाद ये नहीं कह सकते कि एक्टिविटीज़ जो ब्रेन की या मेंटल प्रोसेस है वो सेम है, बट ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के लिए। भाई जाहिर सी बात है, आपकी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ और मेंटल प्रोसेस हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बट ये इंडिपेंडेंट है। मेंटल एक्टिविटी या न्यूरल एक्टिविटीज़ आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग, बट दीज आर नॉट आइडेंटिकली, एक दूसरे के साथ नहीं चलती। भाई आपके न्यूरल अलग काम करते हैं, मेंटल एक्टिविटी अलग काम करती है। जैसे ब्रेन है, अनलाइक द ब्रेन, माइंड डज नॉट हैव एनी फिजिकल स्ट्रक्चर। जो हम ब्रेन की तरह हमारा माइंड है, जो चीज़ें याद रखता है, जो हमें रिप्लाई करता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। माइंड इमर्ज एंड इवॉल्व एज द इंट्रैक्शन एज एक्सपीरियंस। जो हमारा माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमें सिखाता है, जो हम सीख के दिमाग में डालते हैं, वो चीज़ें एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से धीरे धीरे हमारे पास ऑर्गेनाइज सिस्टम में जाती हैं और फिर वही मेंटल प्रोसेस में बदल जाती हैं। भाई जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स सीखी, तो मैथ्स एक दिन में नहीं सीखी, 2+2 4 होता है, इसे सीखने में आपको टाइम लगा, एक दिन में आप ये चीज़ नहीं सीख पाए। ब्रेन एक्टिविटीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट क्ल्यू देती है आपको। ब्रेन एक्टिविटीज़ क्या करती है, क्ल्यूज़ देती है कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करेगा, इन सब चीज़ों की एक डेफिनेशन बनाती है। मैंने क्ल्यू एंड क्ल्यूज़ आपको पहले समाए। क्ल्यू जो है आउटसाइड एटमॉस्फेयर मिलता है, मतलब ब्रेन माइंड को बताती है कि भाई ये चीज़ें प्रोसेस में है, इन चीज़ों को आप देखो। जैसे मान लीजिए आप कभी बाहर गए, आपने कोई इमेज देखी, मान लीजिए जैसे आप किसी फैमिली में गए, आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, आपकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, आप किसी फैमिली के सामने गए, और वहाँ जब जाते हैं तो भाई बहन या हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, तो आपको इमीडिएटली वो फिगर याद आएगा जिसको आप भूल चुके हैं, तो वो मेंटल प्रोसेस में रहता है। तो ये क्ल्यू हो गया। क्यूज़ क्या होते हैं, आपके दिमाग ने खुद दिया कि आज 1 मार्च है, माई सिस्टर डाइड, तो आप रोने लगेंगे, तो ये इनसाइड द सिस्टम होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एसोसिएट होती हैं प्रॉपर्ली। वैसे हमारा कॉन्शियसनेस इज ऑन आवर माइंड, बट द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर माइंड ओन एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेस आर मच मोर देन द न्यूरल और द ब्रेन एक्टिविटीज़। जो हमारा एक्टिव माइंड है वो ये मेंटल प्रोसेस और ये न्यूरल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा है। जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ चलती रहती है, हमारा दिमाग काम करता रहता है, हमारे दिमाग में चीज़ें आती रहती हैं। जैसे हम सब सोते हैं, सपने देखते हैं, तो भी हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और वो सपनों में ले आता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कोई चीज़ सोचते रहिए, सोचते सोचते सो जाइए, आपको सपने में आपका दिमाग वही चीज़ दिखाने लगेगा। जैसे आप कभी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे आप सो रहे हैं और सुबह पेपर है, आपको टेंशन है, तो आप एग्जाम में अपना पेपर बार बार छोड़ते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं क्योंकि मेंटल प्रोसेस में आपका दिमाग एक्टिव है। मेंटल प्रोसेस सच एज रिमेंबरिंग, याद करना, लर्निंग, नोइंग, परसीविंग, फीलिंग आर द इंटरेस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट। भाई ये सारी चीज़ें कि आप कैसे याद करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, गेन करते हैं, क्या फील करते हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिस्ट देखना चाहते हैं कि हमारे ब्रेन में इतने इमोशंस आते कहते हैं। द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ माइंड वर्क्स, इनसे हमें पता चलता है हमारा दिमाग कैसे काम करता है, एंड हेल्प अस टू इम्प्रूव द यूज़ एंड द एप्लीकेशन ऑफ द दीज मटेरियल कैपेबिलिटीज़। अब जब ये चीज़ें हम कर लेंगे तो इस एप्लीकेशन को मटेरियल कैपेबिलिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि भाई ब्रेन में क्या चेंजेस लाने हैं, ह्यूमन बिहेवियर कैसे बदला जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। भाई हर एक बंदे का अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्ट इन नेचर। भाई नेचर पे डिपेंड, सब्जेक्टिव इन नेचर। भाई ये सब्जेक्टिव है नेचर में, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, तो सबका हम किसी के एक्सपीरियंस को किसी और से नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवंस एल्स एक्सपीरियंस। हम किसी और के एक्सपीरियंस को एक साथ नहीं जान सकते। ओनली एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर एंड कैन बी अवेयर ऑफ हर और हिज एक्सपीरियंसेस। जिसने वो एक्सपीरियंस किया वही जानता है। जैसे किसी को वाटर फोबिक है तो उसको पता है वो डर किस कैटेगरी का है, कौन से लेवल का है।
जैसे कोई फायर फोबिक है, उसका डर किस लेवल का है, जैसे एग्जामोफोबिया है, आप एग्जाम से डर रहे हैं, तो वो फोबिया सबका अलग है। कुछ लोग इतने फोबिक हो जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं एग्जामिनेशन, कुछ को फीवर्स आ जाते हैं, कुछ को नींद नहीं आती, कुछ को बार बार यूरिन आने लगता है। तो सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, बॉडी उस तरह रिएक्ट करती है। इसके बाद 10 एक्सपीरियंस आर एम्बाइडेड इन आवर ओन कॉन्शियसनेस। तो जो एक्सपीरियंस है ये हमारे खुद के चेतन अवस्था में, कॉन्शियस माइंड में है, और ये हमें खुद ही अवेक करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैव focused on experiences of the pain undergone by terminally ill patients or the psychological pain felt in bereavement beside experiences which leads to the positive feelings such as romantic encounters। भाई जो एक ट्रॉमेटिक फील्ड में है, जो बहुत सीवियर इलनेस झेल गया है, उसके दर्द को आप कैसे फील करोगे, उसके एक्सपीरियंस को वही डिफाइन कर सकता है व्हाट ही वाज फीलिंग। जैसा मुझसे पूछो कि सर व्हेन यू आर इन पेन हाउ यू फील, आई कांट टेल यू दैट हाउ आई फील, बट आई कैन टेल यू दैट इट इज रियली वेरी पेनफुल। फिर आप कहोगे कि सर आप एक बेरेवमेंट का कार्य है, फील कर रहे हैं आप कोई भी चीज़, तो वो कैसी होगी, वो एक अलग चीज़ है। हमें पता होगा कि बेरेवमेंट है की तरह हम कैसे फील कर रहे हैं। फिर एक चीज़ है कि सर आप एक रोमांटिक एनकाउंटर में, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है आप उससे फील कर रहे हैं, आपकी वाइफ है आप उसके साथ फील कर रहे हैं, वो फीलिंग कैसी है। भाई हर एक बंदे का रोमांस, हर एक बंदे के साथ का पार्टनर बिल्कुल अलग होते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। इन चीज़ों को आप बिल्कुल अलग लेके चलेंगे। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इनको आप किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके बिल्कुल सेपरेट होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप एक्सपीरियंसेस जब किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, तो इनको आप समझ के भी कोई हेल्प नहीं ले पाएंगे जब तक कि सामने वाला आपको नहीं बताता कि भाई आपने क्या फील किया है और इसको किस तरह किया जाना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तभी आप कोई चीज़ कर पाएंगे ना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हाँ बेरेवमेंट में क्या होता है, बेरेवमेंट में ये होता है कि भाई आपका एक पेन है, जैसे आपके साथ कोई छूट गया, जैसे किसी की डेथ हो गई या आपका ब्रेकअप हो गया, तो उस जगह का जो पेन है वो भी आपका अपना है। अब इस चीज़ को दुख का या वियोग जो होता है, जो पेन होता है, सेपरेशन होता है, उसका दर्द बिल्कुल अलग है, इलनेस का दर्द बिल्कुल अलग है, लव एंड अफेयर का फीलिंग बिल्कुल अलग है। और अफेयर एंड पॉजिटिव रोमांटिक इनकाउंटर्स में भी बहुत चीजें हैं। देखिए लव एंड रोमांस में अंतर है, रोमांस कैन बी विद योर रोमांटिक पार्टनर, बट लव कैन बी विद समवन, यू कैन लव योर डॉटर, मदर, फादर, सिस्टर, पेट, तो उसकी एक्सपीरियंस अलग है। तो हर एक बंदा बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेता है ना। और वो एक्सटर्नल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है और इंटरनल कंडीशन पे। अगर मैं बहुत डिप्रेस्ड है कोई बंदा और उसको कोई रोमांटिक इनकाउंटर मिल जाता है तो वो हेवन की तरह होगा उसके लिए। कोई बहुत पेनफुल है, उसके माँ बाप उसके पास नहीं है, कोई अचानक से उसका अपना के उसे गले लगाता है, उसका दर्द कम हो जाएगा। किसी को अभी सेपरेशन मिला है बट उसके पास कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो उसको हील कर सकता है, तो वो जल्दी हील होगा, उसको दर्द कम फील होगा, उसके पेरेंट्स उसको समझो, उससे दर्द कम फील होगा। तो इन्वायरमेंट पे और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है चीज़ें कैसे हैं। बिहेवियर बेटा जो है एक व्यवहार है। बिहेवियर क्या होता है, ये बताता है कि हम क्या रिएक्शन देंगे, कैसे रिस्पॉन्सेज देंगे कोई भी एक्टिविटी आती है जिसके थ्रू। भाई आप किसी के थ्रू कोई एक्टिविटी आपके सामने, उस पर आप कैसे बिहेव करोगे अलग चीज़ है। जैसे कुछ लोग कुत्ते के सामने बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं, उसको डर लगता है, कुछ लोग बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। अब जैसे देखिए इस इमेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, फोबिया बिल्कुल अलग है, ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो एसोसिएशन है आपके एक्सपीरियंसेस का जो आपने देखा है। बिहेवियर आपका उसी तरह से आता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने पेट से बचपन से डरा दिया हो या कुत्ते ने आपको बचपन में काटा, तो कुत्ते से डरेंगे। समवन हडल एट यू, जैसे समवन इज हर्लेड एट यू, योर आइज ब्लिंक्स इन अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। कोई बहुत तेजी से काम करना चाहता है, सब कुछ करता है, तो आपको एक सिंपल रिफ्लेक्शन होता है, आपकी आइज ब्लिंक कर जाती है। आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, धक 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 होने लगता है, वो सारी चीज़ें। बिहेवियर में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स और शॉर्ट और एंड्यूरिंग। भाई बिहेवियर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत रिजिड हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हम पर नहीं बिहेव करता। एक बिहेवियर पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए भी आ सकता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकता है। बिहेवियर ओवर्ट भी हो सकता है, एक्सट्रेनियस एक्सटर्नल बिहेवियर से भी आ सकता है, आउटवर्डली वो दिख सकता है। इंटरनल कोवर्ट हो सकता है, जो चीज़ें आपके दिखेंगी नहीं, जैसे आप मसल ट्विच करते हैं, सब कुछ करते हैं अगले एक्सपीरियंस के लिए, बट सामने वाले को नहीं पता चलता आप क्या सोच रहे हैं। तो बिहेवियर फ्रंट और आउट दोनों हो सकता है, छुपा के भी रख सकते हैं, फ्रंट भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। ऑल कोवर्ट बिहेवियर एसोसिएट और ट्रिगर्ड बाय सम स्टिमुलस। भाई जो आपके कोवर्ट बिहेवियर हैं वो एक दिन में बाहर नहीं आते, उसके लिए कोई स्टिमुलस चाहिए, कोई ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को बहुत नफरत करते हैं, वो आपके सामने आ जाए और वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर दे कि आप उसको फील ना कर पाए, तभी तो आप उससे लड़ेंगे, वरना बहुत नॉर्मली आप बैठे रहेंगे। तो इंटरनली होता है, आपको बहुत गुस्सा लगे, आप किसी को प्यार करते हैं और वो आपके साथ नहीं है, आपको बहुत गुस्सा लगे, बहुत एंगर में आ जाओ, तो किसी दिन हम उसको गाली भी दे सकते हो, सुना भी सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं।
साइकोलॉजी ऐसा डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है कि एक ब्रांच है कि नहीं, जाहिर सी बात है बहुत पुराना डिसिप्लिन है, यंग साइंस है आज की डेट में, कह वैसे तो बहुत पुराना है भाई, सोल माइंड सब पढ़ता था, बड़ा धीरे 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 एक यंग साइंस में, क्योंकि साइंटिफिक मेथड पहली बार लिप्जिंग फैक्ट्री में स्टार्ट किए गए, तो यहाँ से चीज़ें आपकी बढ़नी स्टार्ट हुई और यहाँ से चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी स्टार्ट हुई। सिगमंड फ्रॉइड जैसे लोग आए, उन्होंने इन चीज़ों को करना स्टार्ट किया। फिर साइकोलॉजी जो है ये कई चीज़ें करती है, फैसिलिटी ऑफ साइंस भी है, जाहिर सी बात है फैकल्टी ऑफ साइंस में इसलिए आएगा क्योंकि फैसिलिटेट करती है साइंस के मेथड को। इसमें आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हो सकते हो। मैनी स्टूडेंट गो फॉर बीएससी और एमएससी डिग्री इन यूनिवर्सिटीज़ ऑन दिस सब्जेक्ट। तो ये एक डिसिप्लिन की तरह और धीरे धीरे बढ़ रहा है। न्यूरो साइंस और कंप्यूटर साइंस आने के बाद हम बहुत चीज़ें साइकोलॉजी से ले सकते हैं। ईसीजी एमआरआई आने के बाद हम ब्रेन प्रोसेस को पढ़ सकते हैं रियल टाइम पे, तो हम एक्चुअली देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड आपके सामने चीज़ें कर सकते हैं। आईटी एरिया में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बिना बन नहीं सकती। भाई अगर आपको ब्रेन के कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ाएं तभी तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा पाएंगे। वो कैसे सेल्फ डिसीजन लेगी ये तो कंप्यूटर पहले नहीं कर सकता था ना, इसको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आज भी चाहिए। तो उसके लिए आप अगर ह्यूमन ब्रेन के कॉग्निटिव प्रोसेस को समझ लेते हैं तो आप बहुत चीज़ें कर पाएंगे। साइकोलॉजी एज डिसिप्लिन है, इसके दो पैरेलल स्ट्रीम एक साथ चलते हैं। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज एक साथ चलती है, इस चीज़ में आपको ये पता चलना चाहिए, इसमें दोनों मेथड यूज होते हैं। सोशल एंड कल्चरल साइंस भी इसमें आती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है सोशल और फिजियोलॉजिकल फिनोमिना भी बहुत ज़्यादा हैं जो साइकोलॉजी में ऐड होते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, आपका कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। लेट सपोज जैसे रेप होते हैं, वाई रेप हैपेंस, जाहिर सी बात है आपकी एक सेक्स की लिडिबो है जो फुलफिल नहीं हो रही, या आपने ऐसी पॉन्स देख रखी हैं, आप पॉन इंडस्ट्री से अभी निकले हैं, आपने पॉन्स अभी देखी हैं और उसके बाद आप एकदम मेंटली रेडी हो किसी के साथ भी सेक्स करने के लिए, तो निर्भया जैसे कांड हो जाते हैं। सोशल कल्चर आपका कैसा है, तो ये चीज़ें भी स्टडीज़ में आती हैं कि भाई ये चीज़ें क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर आप पॉर्न को बैन करें, लोगों को अवेक करें कि पॉर्न्स नहीं देखनी चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन को लीगल बिजनेस बनाएं, प्रोस्टिट्यूशन अफोर्डेबल बनाएं, बच्चों को घर में प्रॉपर मैनर में लर्न किया जाए, उनको सिखाया जाए, उनकी कंडीशनिंग की जाए, पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन की बात करें, पेरेंट्स उन्हें रॉन्ग चीज़ें ना करने दें, पेरेंट्स उन्हें पॉर्न से पहले ही सेक्स एजुकेशन दे दें, बच्चों की पेयर ग्रुप को हम चेक करें, तो ऐसे रेप जैसी चीज़ें होंगी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। सोशल फिनोमिना बहुत जरूरी है। एक बंदे को आप लगातार ह्यूमिलेट करो, अरे तुम जिंदगी में कुछ नहीं करो, तुम बेकार हो, बिजनेस तुम्हारा चौपट है, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम मर जाओगे। अब ये सारी चीज़ें अगर कोई बंदा सुनेगा तो एक ऐसा टाइम आएगा जब एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, भाड़ में जाओ, हमें कुछ नहीं करना। तो एक आइडियोलॉजी आती है। ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं जो कवर होती हैं। ड्रिफ्ट अपार्ट है, सेपरेट वेज हैं इस चीज़ों के इनको करने के। फर्स्ट केस जैसे साइकोलॉजिकल कंसिडर्ड इटसेल्फ एज अ डिसिप्लिन, ये भी अपने आप को एक डिसिप्लिन मानता है, जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से ह्यूमन बिहेवियर समझाने की कोशिश करता है। आज की डेट में बाहर से बात है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें आ गई हैं जो ब्रेन स्टडीज़ को करती हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर को बताने की। बिहेवियरल फिनोमिना बहुत सारे जो पहले से हैं उनको उठाता है, फिर उनको सिस्टमेटिकली करेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद फिर उसको कंट्रोल कंडीशन में ले जाता है। आप बिहेवियर को अल्टर कर सकते हो, ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। टाइम लगता है कंडीशनिंग करने के बाद, बिहेवियर अल्टर हो सकता है, ये हम साइंटिफिकली प्रूफ कर चुके हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को हम बदल सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच में लाके। इसके बाद कुछ रिसर्चर ऐसे रिलेशनशिप बनाते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बनते हैं। भाई एक कॉज होगा, उसका इफेक्ट होगा, उसी के बाद तो आपका बिहेवियर बनेगा। आप जाहिर सी बात है आप रोड पे चले, आपका एक्सीडेंट हो गया, बहुत प्लेजेंट मूड में थे, एक कॉज बना, उसका इफेक्ट हुआ, आपकी गाड़ी टूट गई। अब उसके बाद आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेड है, आप बाहर निकलोगे, जिसने लड़ाया आप उसे मारोगे। इस चीज को आप बिल्कुल नहीं बदल सकते थे। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा चलता है और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ऑन अदर हैंड फिजियोलॉजिकल सोशल साइंस focus on the behavioral phenomena explained in the term of interaction take place between person socio culture context। आपको अभी पीछे बताया, अगर आप किसी सोशियो कल्चर चीज़ों में और साइकोलॉजिकली आप उस चीज़ को देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ हो, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, किस पर्सन के साथ हो, वहाँ से भी आपका बिहेवियर चेंज होता है। हर बिहेवियर को एज्यूम करने के लिए बहुत सारे कॉजेज हैं, तो आइए इसको देखते हैं। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस भी है, पहली चीज़ साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस भी है, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस भी है। नेचुरल साइंस में साइकोलॉजी की रूट्स फिलोसफी से आई है भाई, आत्मा, माइंड, इन सब से, है ना, माइंड एंड सोल से। मॉडर्न साइकोलॉजी डेवलप हुई तो यहाँ पर साइंटिफिक मेथड भी जोड़ दिए गए। साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस बाय डिस्क्रीट्स एंड द लेटर ऑन बाय डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। तो पहले ये स्टार्ट हुई आइडियोलॉजी से, उसके बाद धीरे धीरे इसमें चीजें आई और इसको जोड़ते 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 आज हमने हाइपोथेटिको डिटेक्टिव मैनर बना, मॉडल तैयार कर दिया। तो
हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल हमारे हाथ में है, इस चीज को हमें समझना है। यहाँ पर क्या है, फिजिक्स को भी हमने इसके साथ ऐड कर दिया और चीजें करने लगे। इस मैटर ने ये कहा कि आने वाले टाइम पर जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक फिनोमिना होगा, हम चीजों को अपने हिसाब से जज और चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल है जैसे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी चीज का, एक थ्योरी है जो हमने दिमाग से बनाई कि भाई छोटे छोटे गैप्स थे, फिर ये न्यूट्रॉन बढ़ते गए बाद में ब्लास्ट हो गए और सिलेब यूनिवर्स बन गया। जैसे एक बैलून में डॉट बनाइए, फिर उसे फुलाते जाए एक टाइम पे फट जाएगा। आपने बैलून से एक एग्जाम्पल ले लिया, अब सच में ऐसा यूनिवर्स में हुआ होगा नहीं हुआ होगा ये हमें नहीं पता, वैसे फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे हम थ्योरी के हिसाब से, साइंस की थ्योरी के हिसाब से ब्रेन की भी चीजें बना सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने भी कई सारी थ्योरीज बनाई हैं, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमोशन। तो ये एक प्रोग्रेस है, ये एक हाइपोथेसिस है जो हमने बनाई, हमने सोचा और हमने उसको देखा, कई लोगों को ऑब्जर्व किया, प्री पोजिशन उसकी सेटल की, उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एक पूरा रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। एज अ सोशल साइकोलॉजी, एज अ सोशल साइंस, जैसे हमने डिस्कस किया, साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज मोर देन द सोशल, मोर एज अ सोशल साइंस स्टडीज बिहेवियर ऑफ ह्यूमन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में। आप किसी भी इंसान के बिहेवियर को उसके समाज से अलग करके, उसके कल्चर से अलग करके नहीं पढ़ सकते। जैसे नॉनवेज खाना मंगलवार को हिंदूज में बैन है, बट अदर कास्ट और अदर रिलीजन्स खाते हैं, कई हिंदूज भी खाते हैं। तो ये क्या एक सोशियो कल्चरल चीज है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा मंगलवार को, शुद्ध शाकाहारी इंसान बन जाओगे। और कई लोग मंगल को खाते हैं, कुछ पर्टिकुलर दिन होते हैं स्पेसिफिक। नवरात्र में बंगाल में आपका नॉनवेज चलता है, फिश मैंडेटरी है। आप यूपी बिहार में आ जाइए, वहां पर ये चीजें नहीं चलती। तो बिहेवियर आपका अल्टर होता है। अब अगर आप नवरात्र किसी बंगाली के यहाँ जाएंगे कि राम 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 राम, जय माता दी जय माता दी, आपने व्रत तोड़ दिया, तो ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है, हर का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। ह्यूमन सोशियो कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, उल्टा उसी के चक्कर में बनते हैं और उसको बनाते भी हैं। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट वो क्रिएट भी करते हैं। साइकोलॉजी या सोशल साइंस है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है, हम एक सामाजिक प्राणी है, समाज से दूर रह नहीं सकते। तो समाज हमारे व्यवहार को बहुत ज्यादा अल्टर और चेंज करेगा, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको ये रियलाइज होगा कि हमारी चॉइसेस कैसे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, कैसे हम एक्ट करते हैं। जैसे आपका बिहेवियर एक सिचुएशन पे बिल्कुल बदल जाता है, और आप अकेले हैं रूम में तो आप बिल्कुल अलग हैं लोगों से, तो वहां पर आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाएगा। और डिसीजन जो आप बिहेवियर में लेते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं और आप कैसे लोगों से प्रेजेंट में रहते हैं और कौन आपके सामने। जैसे आप बिहेव करते हैं डिफरेंटली, जब आप ग्रुप में होते हैं तो बिल्कुल अलग, क्लोज फ्रेंड के साथ बिल्कुल अलग, कलीग्स के साथ बिल्कुल अलग, सुपरवाइजर्स के साथ बिल्कुल अलग, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल अलग, अपने मॉम डैड के साथ बिल्कुल अलग। तो हर एक बंदे के साथ आपका बिहेवियर अल्टर होता है, चेंज होता है। इनिशियली जब आप किसी रिलेशन में होते हैं तो बहुत ज्यादा आप सुपर पॉजिटिव अपना बिहेवियर दिखाते हैं, धीरे धीरे वो डाउन होता है, और ये एक फेकनेस होती है जो हम दिखाते हैं, बट हम दिखाते हैं तो बिहेवियर आपका अल्टर होता है। डिसीजन जो बिहेवियर आप बनाते हैं वो डिपेंड करता है कौन से पर्सन आपके पास हैं उन पे। जैसे आप बिहेव करते हैं डिफरेंटली जो आपके लोग हैं उनके आगे, अब डिपेंड ये करता है ये ऐसा क्यों होता है, आप ऐसे शिप क्यों देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, हमारी सोच, हमारी फीलिंग, हमारे मूड, हमारा एटीट्यूड, हमारे परसेप्शन। कि आप अपने फ्रेंड के आगे बहुत पॉजिटिव होके जाते हैं, कभी आप टोटली निगेटिव हो जाते हैं उस जगह पर, तो वो चीजें क्या दिखाती हैं कि आपका बिहेवियर अल्टर होता रहता है। अब आप किसी के सामने हैं तो आपकी चॉइसेस बदल जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है अगर आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, सेक्स टॉय तो नहीं खरीदेंगे ना। बट अगर अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं जिसके साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर है, तो आप कहोगे यार आज सेक्स टॉय खरीद लेते हैं चल के। आप अपनी मेल फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या फीमेल फ्रेंड के साथ, दोनों में अंतर है। आप अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ जाएंगे, यू कांट फार्ट, बट अगर मेल फ्रेंड के साथ है कहेंगे यार वॉशरूम जाना है या फार्टिंग आ रही है, मैं हो क्या तो दैट यू कांट टेल योर फीमेल फ्रेंड। आपकी फीमेल फ्रेंड भी आपसे बहुत चीजें छुपाएगी। तो ये डिपेंड करता है आप किसके साथ काउंटर करें और कौन आपके साथ है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आप दो पार्टनर सेक्स की बात इजीली कर सकते हैं, एक लड़की लड़की सेक्स की पार्टनर इजीली सेक्स की बात इजीली कर सकती है, लड़का लड़का सेक्स की बात इजीली कर सकता है, बट एक एलियन लड़का एक एलियन लड़की सेक्स की बात नहीं कर सकती। ग्रुप में कभी कभार इंडियन सोसाइटी में सेक्स की बात नहीं होती, कभी मदर फादर सेक्स की बात नहीं करते। तो ये डिपेंड करता है किस तरह हम काम करते हैं, वही हमारा मूड, एटीट्यूड और परसेप्शन बताता है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जिस तरह उस तरह। जैसे आप सोचोगे सर लेक्चर में सेक्स की बात करें, बेटा सेक्स एजुकेशन इज नेवर बैड। हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीजों को अल्टर करना नहीं जानते, हम चीजों को इंप्रूव करना नहीं जानते। जिस कंट्री में ओपनली सेक्स की बात होती है वहां रेप कम होता है, जहां पर हम इसको एक इंट्रोवर्ट चीज बना के रखते हैं वहां रेप ज्यादा होते हैं। रीजन हम सेक्स की बात नहीं करते, लोग गलत तरीके से सेक्स के बारे में सीखते हैं और सेक्सुअल डिजीज भी लाते हैं। एसटीडीएस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए सबसे बड़ा हब है में। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पर हैं।
तो साइकोलॉजी का पहला पार्ट बेटा यहीं पर है। इसी चैप्टर का भी सेकंड पार्ट आपके पास आएगा, इट विल बी टू बी कंटिन्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स बाकी हैं, इसके हम करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आप मेरे से फर्दर साइकोलॉजी ऑप्शनल में और चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मोबीशाला ऐप पे जाइए और प्राप्त 1111 आप टाइप करिए, इंस्टीट्यूट कोड है मेरा, आप मेरे पेज पे पहुंच जाएंगे। वहां पर जो भी आपसे इंस्टीट्यूशन बोलता है वो आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करिए और मेरे साथ लाइव पढ़िए और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन में पढ़िए। आप लाइव भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब लेक्चर भी देख सकते हैं, इंटरेक्ट भी मेरे साथ कर सकते हैं। तो वो सब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट टू दैट टीम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों तक चीज़ें फैलाएं ताकि उनका सिलेक्शन भी इसी प्रोसेस से हो पाए और चीज़ें टाइमली चल पाएं। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।